फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड क्लास तक मेरे जो चाचा थे वो मुझे फिज़िकली, सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। उनका प्राइवेट पार्ट्स पे मार के जाना ये नॉर्मल था। मैं मना भी करती थी अपनी मदर को कि मुझे नहीं जाना है पढ़ने के लिए, बट मेरी मदर को लगता था कि शायद मैं पढ़ने के बहाने से नहीं जाना चाहती हूँ। एक बार का इंसिडेंट ऐसा है कि मैंने उससे कहा कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना और वो इतना गुस्से में आया, उसने मेरा बाल पकड़े और मेरा सर डैशबोर्ड पे। हेलो गाइस, मेरा नाम आयुषी शर्मा है और मैं गुड़गांव से हूँ और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। और मेरी कंटेंट क्रिएटर बनने की जो जर्नी है वो बिल्कुल भी इजी नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। और इसकी शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ पे मैं एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। मैं पैदा हुई थी झुंझुनू में, जो कि है राजस्थान में। बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ पे मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ पे औरतों को ट्रेन किया जाता था अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस छुपाने के लिए, कोई भी चीज़ें ना बताने के लिए, मारना पीटना जहाँ पे नॉर्मल है। तो मैं एक ऐसे परिवार से थी। मेरे फादर साहब जो थे वो मुंबई में थे और ट्रक ड्राइवर हैं वो। तो शुरुआत करते हैं वहाँ से जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, जहाँ से मुझे याद है। फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड क्लास तक मेरे जो चाचा थे वो मुझे फिज़िकली, सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। मुझे पढ़ाने के बहाने मुझे भेजा जाता था उनके पास और मैं मना भी करती थी अपनी मदर को कि मुझे नहीं जाना है पढ़ने के लिए। बट मेरी मदर को लगता था कि शायद मैं पढ़ने के बहाने से नहीं जाना चाहती हूँ। बट उनको नहीं पता था कि जो मेरे साथ होता है शायद मैं उन्हें बता भी नहीं पाती कि मेरे साथ क्या होता है। मुझे खुद को भी नहीं पता चलता था कि मेरे साथ होता भी क्या ही है। फिर जब मैं पढ़ने जाती थी, तो जो मेरे चाचा थे, वो मेरे भाई को भेज दिया करते थे टॉफ़ी लाने के लिए और मैं कहती थी मुझे भी साथ में ही जाना है उसके, बट वो मुझे रोक दिया करते थे। तो मुझे वहीं उनके साथ रहना पड़ता था और वो जो कुछ भी मेरे साथ होता था फिर वो फ़ेस करना पड़ता था। उनका इधर-उधर हाथ लगाना, तो वो सब कुछ था। फिर एक टाइम आया कि जब हमें शिफ्ट होना था, जब मैं 3rd क्लास में थी, तो मेरी मदर और हम लोग शिफ्ट हुए बीकानेर में। तब हम बीकानेर में आए तो मुझे लगा कि चलो इस चीज़ से तो थोड़ा-सा मैं दूर हो चुकी हूँ। अब मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी कि ये सब चीज़ें मुझे और फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम बीकानेर शिफ्ट हुए जहाँ पे मेरी मदर जो थी वो मेरी चाची के अंडर काम करती थी। ₹500 महीने का मेरी मदर को मिलता था, जिसके अंदर से मेरी मदर को मुझे और मेरे भाई की पढ़ाई, खाना-पीना, कपड़े सब देखना होता था। एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेरी मदर जो थी वो हॉस्टल के अंदर वॉशरूम साफ़ किया करती थी लड़कियों के, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। फिर ऐसे करते-करते बीकानेर के अंदर जब मैं स्कूल जाती थी, तब रोड पे जाते वक़्त लोग छेड़ते थे। उनका प्राइवेट पार्ट्स पे मार के जाना ये नॉर्मल था उन लोगों के लिए, बट मेरे लिए नहीं था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और बीच में ऐसा टाइम आया जब मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। फिर मुझे थोड़ा-सा फ़ोर्स किया गया, मेरे भाई ने मुझे फ़ोर्स किया और वो मेरे साथ जाने लगा और ये सब कुछ चलता रहा और ऐसे करते-करते मैंने अपनी 12th पास कर ली। फिर फर्स्ट ईयर में जब मैंने सोचा कि मुझे खुद का पैसा कमा लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को एक अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, तो मैंने स्कूल के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर दिया और सोचा कि अपने स्कूल का खर्चा, अपने कॉलेज का खर्चा मैं खुद उठा लूँ ताकि मैं अपने परिवार को भी थोड़ी-सी हेल्प कर पाऊँ। तो मैं एक स्कूल में लगी, मैं वहाँ पे जॉब करने लगी, मेरा कॉलेज का फ़ीस, जाना सब कुछ मैं देख लेती थी। इसी दौरान मुझे टीवी में देखते-देखते एक एयर होस्टेस पसंद आई और मैंने सोचा कि मुझे भी एयर होस्टेस बनना है। तो इसी दौरान मैंने अपने घर वालों से बहुत लड़ाई की कि मुझे जयपुर जाना है और मुझे एयर होस्टेस बनना है और इसकी पढ़ाई मुझे करनी है। तो बहुत लड़ाई के बाद उन्होंने मुझे जयपुर जाने के लिए बोल दिया कि ठीक है, आप जा सकती हो। पैसे घर वालों से ले नहीं सकती थी तो जयपुर में जाके रिसेप्शनिस्ट की जॉब करनी पड़ी एक जिम के अंदर। उस दौरान मैं इंटरव्यूज़ भी देती थी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई रीज़न्स थे, मेरे टैटूज़ थे, तो उस वज़ह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था, तो मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब में ही रह गई। मीनव्हाइल मैं लोगों को कनेक्ट करती थी, उनसे पूछती थी कि अगर आपकी नज़र में अगर कोई जॉब हो तो आप मुझे बताना, अगर कोई वैकेंसी आए तो मुझे बताना। और इस दौरान मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई, जिसने
मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल दिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो मैं जिस जिम में जॉब करती थी रिसेप्शनिस्ट का, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला और उससे बातचीत होने लगी, दोस्ती हुई। और फिर दिवाली का टाइम था, जब एक दोस्त को जैसे आप बताते हैं, मैंने उसको बताया कि मेरी सैलरी नहीं आई और मुझे घर जाना है, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उसे बस इतना बताया तो उसने मुझे 20,000 रुपीज़ उसने मुझे लाके दे दिया और उसने मुझे कहा कि तुम ये रख लो, जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आएँगे तुम मुझे वापस दे देना। मैंने मना किया क्योंकि मैं नहीं ले सकती थी, बट स्टिल उसने ज़बरदस्ती करके मुझे पैसे दे दिए और मैं लेके आ गई। जब मैं उस पैसे को अपने घर लेके आई हूँ, तो जो मेरी रूममेट्स थी 2, उन दोनों ने वो पैसे मुझसे ले लिए। मुझे बातों में फँसा के कि तुझे बा वापस दे देंगे जैसे ही हमारे पास आएँगे। तो मैंने भी उन पे ट्रस्ट कर लिया और मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं दिवाली वाले टाइम पे थोड़ा अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गई, तो मैं उस दोस्त को टाइम नहीं दे पाई, मैं उससे बातें नहीं कर पाई। तो जैसे ही मैं जयपुर वापस आई, मैं अपनी जॉब पे थी, उसने मुझे कॉल किया, मुझे धमकाया कि मैं अभी तेरे जॉब पे आके सबके सामने तेरी इतनी बेइज़्ज़ती करूँगा कि तूने मुझसे पैसे लिए हैं, और बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दी मुझे कि तूने मुझसे पैसे लिए, तू मुझे पैसे वापस नहीं दे रही है। तो मैं उससे मिलने गई नीचे और उसने मुझे 5 मिनट के अंदर सॉरी बोल दिया और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, गुस्सा आ गया होगा। और मैं वापस अपने फ्लैट पे गई तो मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि मुझे पैसे वापस चाहिए, मुझे उसको वापस देने हैं जिसके पैसे हैं वो। उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। मैं फँस गई क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं। मेरी 15,000 की जॉब में मैं उसे 20,000 कैसे देती? मुझे अपनी रेंट भी देनी थी, खाना भी और सारी चीज़ें थी, तो मैं उसे नहीं दे पा रही थी। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही आएँगे मैं तुझे वापस दे दूँगी क्योंकि मेरी दोस्तों ने मुझसे पैसे ले लिए हैं, अब वो मुझे नहीं दे रही हैं। तो उसने क्या किया, उसने मुझे बोला कि तुम अपना फ्लैट छोड़ दो, मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पे रह लो। तो जहाँ वो लेके गया, मैं चली गई उसके साथ क्योंकि मुझे अपना फ्लैट छोड़ना ही पड़ा। मैं उसके उस घर में रहती थी, जहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो खुद ही शिफ्ट हो गया। मैंने उसे बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं रह पाऊँगी तेरे साथ ऐसे, मुझे आदत नहीं है, मैं किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती। उसने कहा ये सब तो चलता है, नॉर्मल है। तो मैं उसके साथ रहने लगी, ना चाहते हुए भी मुझे रहना पड़ा। फिर थोड़े टाइम में उसने मुझे मेरी जॉब छुड़वा दी, उसने मुझे कोई जॉब नहीं करने दी। इस दौरान लड़ाइयाँ होती थी, मारना-पीटना, वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। धीरे-धीरे वो इतना ज़्यादा वॉयलेंट होने लग गया, उसको खुद को ही नहीं समझ में आता था। वो मुझे मारता था, फिर वापस आके सॉरी बोल देता था और मैं सोचती थी शायद ये होगा आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। शायद यही मेरा फ्यूचर है, इसको एक्सेप्ट करना है। अभी ये मार रहा है, क्या पता मैं इसे बदल दूँ, क्या पता ये चेंज हो जाए, क्या पता ये मुझे अच्छे से ट्रीट करने लग जाए, बट ये नहीं हुआ। तो एक बार का इंसिडेंट ऐसा है कि मैंने उससे कहा कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, और हम गाड़ी में जा रहे थे, हम उसकी कार में थे। मैंने उससे कहा कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे घुटन होती है। तुम मुझे अपनी मम्मी से बात नहीं करने देते हो, जब बात करती हूँ तो साथ में रहते हो, मेरा कॉल तुम्हारे पास आता है, मेरा फ़ोन का पासवर्ड तुम्हारे पास है, वॉशरूम के अंदर लॉक नहीं रख रखा है, हर चीज़ के अंदर मुझे घुटन हो रही है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने उससे इतना कहा और वो इतना गुस्से में आया, उसने मेरा बाल पकड़े और मेरा सर डैशबोर्ड पे मार दिया। तो मेरे को इतना तेज़ गुस्सा आया, मैंने उससे कहा कि या तो तू अभी गाड़ी रोक दे, वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊँगी। उसने नहीं सुनी, उसने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर दी कि उसको लगा कि शायद वो स्पीड तेज़ करेगा तो शायद मैं नहीं ऐसा कोई कदम उठाऊँगी। बट उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं चलती गाड़ी से कूद गई। बट मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे लगी नहीं। खरोंच आई और फिर हम वो वापस गाड़ी घुमा के आया और उसने मुझे गाड़ी में बैठाया धक्के से और घर ले जाके मुझे फिर से मारने लग गया कि तुझे नहीं जाने दूँगा, तूने इतना कर्ज़ा ले रखा है मुझ पे, तू मेरे पैसे पे खाती है, मेरे पैसे पे जीती है। तो मुझे लगा शायद यही है, यही लाइफ़ है, इसी को ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़े टाइम में जिम मैं करती थी, तो उस दौरान एक कॉम्पिटिशन आया पावर लिफ्टिंग का, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँ या फिर मैं इस कॉम्पिटिशन में रहूँ, तो शायद मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है, शायद ये मुझे छोड़ देगा या शायद मैं इससे बच जाऊँगी। तो मैं उस कॉम्पिटिशन के अंदर लग गई और
ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। एक दिन मेरे सर ने मुझे कहा, जब उन्होंने मेरे निशान देखे, मेरे कट देखे, हर जगह चोट लगी हुई थी, जब उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बोला कि आयुषी तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं कोशिश करके भी नहीं जा पाती, मेरे मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बट तुम्हें ये करना पड़ेगा तुम्हारे खुद के लिए। फिर जैसे ही मैंने कॉम्पिटिशन किया, मैं जीत गई उस कॉम्पिटिशन को और मैं बहुत खुश थी। बट उस दौरान भी हमारी लड़ाई हुई क्योंकि उसने कहा कि तुम जीत गई और तुमने मेरा नाम नहीं लिया। इस लड़ाई पे भी मुझे बहुत मारा उसने, बहुत बदतमीज़ी की मेरे साथ। और फिर एक दिन आया जब होली थी, तो मैंने उससे कहा कि मुझे होली अपने घरवालों के साथ बनानी है। मैं इस बार होली अपने घरवालों के साथ बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं पक्का प्रॉमिस वापस आ जाऊँगी, तेरे पास ही आऊँगी, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने उसे डरते हुए ये कहा। रात को 3 साढ़े 3 बजे तक हमारी दोनों की बहस चली है। 4 साढ़े 4 बजे तक उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और इतना मारा, मुझे दीवार पे मेरा सर मारा, मुझे चाँटे मारे, मेरा गला दबा दिया, मेरे सर पे बॉटल फोड़ दी। और उस दौरान मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब जगह से खून निकल रहा है, मेरे कपड़े फट चुके थे। तो मैं भाग के पास वाले फ्लैट में गई। मैंने उन लड़कों को बोला, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो इस आदमी से। तो मैं उन लड़कों के पास गई, वो कुछ 5 लड़के थे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम देखते हैं आपको कौन मार रहा है। वो आए, मैं उन लड़कों के पीछे छुपी हुई थी। तो उन लड़कों ने मुझे देखा और उसको बोला कि भाई क्यों मार रहे हो? तो उसने खाली इतना कहा कि ये पैसे के लिए रहती है, इसने मेरे बहुत पैसे खाए हैं। तो उन लड़कों ने मुझे वापस मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर डाल के गेट बंद कर दिया और चले गए। और उनकी आवाज़ मुझे आई कि इन लोगों का मैटर है, ये देख लेंगे, हमें नहीं पड़ना लड़की के मैटर में। और वो मुझे उसके साथ छोड़ के चले गए। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने अपने फैमिली मेंबर को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मुझे आओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। वो आए, वो बात करते इतने में मैंने अपना सामान उठाया और मैं वहाँ से भाग गई। मैं सीधा बीकानेर आ गई और मैंने अपने घरवालों को कहा कि मेरी वहाँ पे किसी से लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई और मैं आ गई हूँ, मैं आपके पास ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने अपने 4 कपड़े लिए और मैं अपने घर पे थी। और मैं बहुत सेफ़ फ़ील कर रही थी क्योंकि मुझे अपना घर दिख रहा था, अपना परिवार दिख रहा था, बीकानेर जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, वो दिख रहा था। तो मैं बहुत कंफ़र्टेबल होने लगी। इस दौरान कोरोना का टाइम था और वो दोबारा मेरी लाइफ़ में आ गया। वो बीकानेर ही आ गया और उसने मुझे परेशान करना चालू कर दिया। उसने मुझे कहा कि अगर तू बाहर नहीं आएगी तो मैं तेरे घर में आ जाऊँगा। मैं और डर गई, मैं उससे मिलने गई। मैंने सुसाइड करने का दोबारा सोच लिया क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी और मेरे को ये था कि अब ये बीकानेर के अंदर है, अब मेरे घरवालों की इज़्ज़त और चली जाएगी अगर ये यहाँ पे कुछ हुआ तो। तो मैं सुसाइड करने के लिए कूदने निकल पड़ी थी और मैं कूदने वाली थी और जैसे ही मैंने अपनी आँखें बंद की, मुझे खाली 2 फेस दिखाई दिए, एक मेरी माँ का था और मेरे भाई का था। और मेरे भाई का, जिसने मुझे ये कहा था कि हम परिवार हैं, कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो टेंशन मत ले, तुझे बहुत सारी प्रॉब्लम से जा रही है बट कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे। बस ये याद आया तो मैं वापस घूम के गई उसके पास। मैंने उसकी आँखों में देखा और मैंने उससे कहा कि अब नहीं डर लग रहा तेरे से, अब कुछ हो ही नहीं रहा, अब तू मुझे छोटा-सा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा घर वहाँ पे है, अगर तुझ में है हिम्मत तो तू जा सकता है। मैं तेरे से नहीं डरने वाली। ऐसा किया और वो अपनी गाड़ी में बैठा और वो वापस चला गया। उस दौरान कुछ भी नहीं था, ना वो कॉल करता था, ना वो मुझे परेशान करता था क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब मैं नहीं डर रही हूँ उससे। फिर कोरोना चल रहा था, कुछ काम था नहीं, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा लोग रील्स बना रहे थे। मैंने भी अपनी मदर के साथ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। मैं अपनी मदर के साथ कंटेंट बनाती थी। फिर धीरे-धीरे करते-करते मुझे फ़ेम मिलने लगा। मेरे 50,000 फॉलोवर्स हुए और फिर कोरोना भी हट चुका था। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैंने कहा आप चल रही हैं मेरे साथ गुड़गाँव? तो उन्होंने कहा कि बेटी पे बोझ तो नहीं बना जाएगा। मैंने कहा आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रखूँगी और वो तैयार हो गई।
और मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि मैं भी उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पा रही हूँ जिससे वो भी 25 सालों से सहन करती आ रही है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा था, तो मैं भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। तो मैंने अपने पूरे घर से लड़ाई की। इस दौरान मेरा भाई था जो मेरे साथ था। पूरा घर मेरे खिलाफ हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से थी, पूरा घर मेरे खिलाफ था, क्योंकि औरतों को ऐसा करना अलाउड था ही नहीं। जो मैं कर रही थी वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो उन लोगों को नहीं समझ में आया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे और मेरी मदर को रोक ले, बट वो नहीं हो पाया। तो मैंने अपनी मदर को लिया और हम गुड़गाँव चले गए। मैंने जॉब ढूँढी। जॉब के साथ-साथ मैं अपनी मदर के साथ कंटेंट बनाती थी। डेली बेसिस पे हम कंटेंट बनाते थे। ऐसे करते-करते, थोड़ी स्ट्रगल फेस करते-करते आज मैं सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। आज मेरे पास 6,20,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे है और 5 लाख फॉलोवर्स फेसबुक पे हैं। और आज मैं इतना अर्न कर पाती हूँ कि मैं अपनी और अपनी मदर की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए काबिलियत रखती हूँ। और जो लोग मेरे अगेंस्ट थे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना अर्न कर पाती हूँ कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ खुद से, मेरे मेरे साथ-साथ मेरी मदर की भी। और आज मैं इस लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे दोस्त हैं जो एक कॉल पे मेरे पास होते हैं। एक इतना प्यारा रिश्ता है जिसने मुझे ये दिखाया कि औरतों को खाली मारा ही नहीं जाता, उनसे प्यार से भी बात की जाती है। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, आपकी आवाज़ भी ऊँची नहीं होती है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, वक़्त है और वक़्त की ख़ासियत है कि ये बदल ही जाता है। बस प्रोसेस में बने रहो। अगर आप आज कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आगे भी वही करेंगे। अगर आप गिरते हैं, तो दोबारा खड़े होइए, दोबारा लड़िए, सारी प्रॉब्लम्स फेस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।